नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड में हर साल बढ़ती वनों में आग की घटनाओं को रोकथाम को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मॉक ड्रिल का आयोजन वन अग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया था। ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष सहायता से विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएँ, उस पर नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि हमारे राज्य में 73% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है और बहुत सारे मॉडल हम इस पर कर रहे हैं। शीतलाखेत मॉडल पर भी हमारा काम चल रहा है। सभी जिलों में समुचित रूप से इस बार तैयारियां की गई हैं, जिससे कि मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही है कि उस समय हमको क्या क्या परिस्थितियां उस समय हमको सामना करना पड़ता है, उनसे हम पूरी तरह से उन चुनौतियों पर पार पा पाएँ और इन घटनाओं को ठीक प्रकार से नियंत्रण कर पाएँ। राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तैयारी की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से तय समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारियां अब अपना अंतिम रूप लेने लगी हैं। मैं खड़ा हूं हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, जहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वो सीटिंग अरेंजमेंट्स की हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया है। ये तस्वीरें हैं, ये लगभग 2000 के आसपास की जो सीटिंग है वो ग्राउंड के बीचों बीच करी गई है, जहां शहर के वरिष्ठ नागरिक और गणमान्य व्यक्ति बैठेंगे और इसी के आगे ही जो मुख्य अतिथि हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके लिए मंच तैयार किया गया है। और ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो भव्य और आलीशान मंच बनाया गया है कल के समापन समारोह के लिए, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ जो यहाँ प्रतिभागी हैं वो अपना अभ्यास सत्र इस मंच पे कर रहे हैं और उसके बाद कल इस मंच में मूर्त रूप से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां दिखाई देंगी। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ दर्शक पहुंचने वाले हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो ये जो पेवेलियन का एरिया है जिसकी क्षमता लगभग 10,000 के आसपास की है, तो ये पेवेलियन में दर्शकों के लिए रिजर्व किया गया है और लगभग 10,000 के आसपास 10 से 12,000 की जो क्षमता है इसको पूरा यहाँ किया जाएगा और दर्शक यहाँ से इस समापन समारोह का आनंद लेंगे। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। खटीमा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय खेल के तहत मलखंभ प्रतियोगिता के दूसरे दिन बुधवार को भी विभिन्न प्रदेशों की मलखंभ टीमों के बीच मैच जारी रहा। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मलखंभ प्रतियोगिता के डायरेक्टर और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त योगेश मालवीय ने बताया कि राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोप मलखंभ, पोल मलखंभ व हैंगिंग मलखंभ के मैच आयोजित किए गए। अब तक की पदक तालिका को देखते हुए मध्य प्रदेश की बालिका वर्ग ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मेरा नाम रौनक राठौर है, मैं राजस्थान से आई हूँ। ये मेरी पूरी टीम है और हम लोग यहाँ पे मलखंभ करने आए हैं और अभी हमारी जो पोजीशन है वो 4th रही है गर्ल्स की टीम चैम्पियनशिप की। और मैं 6 साल की थी तब से मलखंभ कर रही हूँ और हम यहाँ पे खेला है अभी तक
और अभी ऑलराउंडर खेलना बाकी है। तो कैसा लगा उत्तराखंड में आप आए हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं? अच्छा है उत्तराखंड, और व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है सब। अच्छी है। मेडल आएगा? हाँ। मेरा नाम प्रणव कोरी है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। 38 नेशनल गेम्स में काफ़ी अच्छा इवेंट हो रहा है ये खटीमा में, और अभी हमारी गर्ल्स टीम फर्स्ट है और आशा करते हैं कि कल हमारा इवेंट ख़त्म होगा, हमारा फाइनल मैच है और आशा करते हैं कि हम भी गोल्ड पे ख़त्म करें। किस तरह का आयोजन? काफ़ी अच्छा आयोजन चल रहा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं और बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है और बाकी सब बढ़िया है यहाँ पर। अभी कल देखते हैं मेडल आता है तो। अभी 38 राष्ट्रीय मलखम्ब चैम्पियनशिप में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, उसमें अभी तक के रिजल्ट के अनुसार मध्य प्रदेश गर्ल्स टीम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हुए पहला स्वर्ण पदक अर्जित किया है। वहीं बॉयज़ में अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु टीम तीनों का सीक्वेंस में है, एवरेज मार्किंग आ रहा है। अभी आज जो हमारा सेकंड सेशन मॉर्निंग का चालू हुआ है उसमें अभी सिर्फ महाराष्ट्र टीम की परफॉर्मेंस हुई है। अभी जो हमारा इवनिंग सेशन होने वाला है उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि कौन टीम आगे चल रहा। अभी पदक तालिका के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश टीम अभी आगे चल रहा है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी कैमल बैक रोड पर चल रही सीवरेज परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी भी मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री ने जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार को 1 सप्ताह के भीतर केमल बैक रोड में सीवरेज लाइन डालने के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। केमल बैक रोड पे जो सीवर लाइन का जो मुद्दा था उसमें पूरी सड़क खोदी गई है, क्योंकि बीच में विंटर कार्निवल की वजह से वो काम रोक दिया गया था। लेकिन आज माननीय मंत्री जी के ने भी निर्देश दे दिए विभागों को, और मुझे लगता है कि 8-9 दिन के अंदर अंदर वो काम वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। आज माननीय मंत्री जी ने सभी विभागों को वहाँ पे बुलाया था, PWD भी था, आपका जल संस्थान भी थे, सभी से बातचीत करके सबको निर्देशित किया। तो देखिए वो तो चिन्हित किया जाएगा। अभी मैं विभागों की बैठक भी करूंगी और विभाग वाइज कामों की समीक्षा भी करूंगी, और जहां पे ज़रूरत होगी एक टाइम बाउंड भी होगा उन लोगों के साथ कि कब तक ये काम पूरा करना है, क्योंकि अब सीजन शुरू हो रहा है मसूरी में। जो मसूरी सीवरेज योजना के लिए हमने 70 किलोमीटर सीवर लाइन स्वीकृत कराई थी, वो आखिरी चरण पर है। कैमल बैक रोड का एक 100 मीटर का पैच छूट गया था, जिस पर काम चल रहा था, लेकिन विंटर लाइन कार्निवल व न्यू ईयर के कारण वो रुक गया। और दूसरा मुझे ऐसा है कि मौके पर आके मैंने देखा हार्ड वर्क होने के कारण जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से आवागमन में यहाँ के स्थानीय नागरिकों को और आने वाले टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है। आज मौके पर आकर मैंने उसका निरीक्षण किया है। मुझे आश्वस्त किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और शीघ्र ही इस सड़क का हम निर्माण करके, क्योंकि माल रोड और कैमल बैक रोड यहाँ की मुख्य सड़कों में एक है। देहरादून हाईकोर्ट में राज्य में लागू हुए यूसीसी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को मामले में 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। बता दें कि उच्च न्यायालय में दायर याचिका यूनिफॉर्म सिविल कोड 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई, जिसमें अल्पसंख्यकों की रीति रिवाज की अनदेखी किए जाने का उल्लेख किया गया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसे माना जाएगा। ये सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में एक कानून के दायरे में सबको लाने का काम किया है। हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि उन्होंने जो प्रदेश गंगा और यमुना की अविरल धारा के लिए जाना जाता है, जिससे गंगा और यमुना निकलती है और पूरे देश को पवित्र करने का काम करती है, वहीं से यूसीसी की अविरल धारा बहने वाली है और पूरे देश के अंदर लागू होगी।
लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं जिन्हें कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और उनको यूसीसी लागू होने से कहीं न कहीं कोई परेशानी हो रही है। इस कारण ये लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे होंगे, लेकिन न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको उसका जवाब भी दिया जाएगा माननीय न्यायालय के समक्ष। और प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है और पूरे देश में लागू हो, यह हम सबका संकल्प है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद घना भाई के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। इसी के तहत मसूरी में विभिन्न संगठनों के लोगों ने मसूरी के शहीद स्थल पर एकत्रित होकर घना भाई को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि उनकी सरलता, मृदुता और अद्वितीय अभिनय शैली ने लोगों को न केवल हंसाया बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का नजरिया भी दिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि घनानंद घन्ना जी जैसा उत्तराखंड में हास्य सम्राट न पहले हुआ है और न आगे हो सकता है। और उत्तराखंड की संस्कृति मुझे लगता है कि आज से 56 साल पहले ही खत्म हो चुकी होती कि अगर आज घन्ना जी लगातार अपने पूरे जीवन संघर्ष से और अपने योगदान के कारण जो है इस संस्कृति को यहाँ तक नहीं लाते। तो उत्तराखंड की संस्कृति में उनका उत्तराखंड की भाषा बोली को जहाँ उन्होंने हास्य के रूप में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक सुंदर सा जीवन दिया है, एक जिससे उनको खुशी हुई उस जीवन में, उनको खुशी की हंसी के पल मिले, वहीं उन्होंने भाषा और संस्कृति को इसे कहीं 50 साल आगे बढ़ाया है हमारी। और वो एक साहसी कलाकार थे, एक बहुत मेहनती कलाकार थे। और मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड के जो बड़े बड़े लोक गायक हैं उनको बनाने में घना भाई का हाथ रहा है, क्योंकि जब इन लोगों को, जो लोक गायकों का दौर नहीं चलता था उत्तराखंड में, तो जो आयोजक होते थे उनकी एक शर्त होती थी कि भाई अगर आपके पास घन्ना भाई अगर आपके प्रोग्राम में आएंगे तो हम आपको प्रोग्राम देंगे, और उनको बोलना पड़ता था हाँ घन्ना भाई को हम लेके आते थे, तो घन्ना भाई की बड़ी डिमांड होती थी। है कि घन्ना जी हमारे बीच से चले गए। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे वो, अपने आप में जो है हास्य व्यंग से भरे हुए ऐसे एक व्यक्ति थे जिनको देखते ही अपने आप में कॉमेडी सूझती थी। हमने एक फिल्म साथ की, घन्ना गिरी और यमराज। तो आज मैं ये कहूँगा कि आज वो यमराज को प्यारे हो गए हैं और भगवान उनको जो है जहाँ भी वो रहें अपनी श्री चरणों में उचित स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बस यही कहना चाहूँगा कि घन्ना जी एक बार हम एक फिल्म को बना रहे थे, 2006 की बात है, घन्ना गिरी और यमराज, और उसका मुहूर्त जब हुआ तो खड़े खड़े वहीं पर उन्होंने एक ऐसा कॉमेडी कर दिया कि जिसको मसूरी के करीबन जो है कि उस समय नेटवर्क केबल भी चलता था, वहाँ पर भी केबल की सेवाएं आती थी, तो करीबन 15,000 लोगों ने देखा। किसी कारणवश वो फिल्म तो नहीं बन पाई, वो उसके बाद जो है प्रोजेक्ट आज भी शायद मेरे पास जो है उसकी फाइल पड़ी है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उस फिल्म को बनाया। तो अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर अपनी एक फिल्म बनती हो। घन्ना भाई MBBS का दौर था उन दिनों, तो ऐसे कलाकार आज हमारे बीच में नहीं है। घन्ना भाई जो हैं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर थी। एक संपूर्ण कलाकार थे वो, चाहे साहित्य हो, लेखन हो, और कॉमेडी के अलावा वो गाते भी बहुत अच्छा थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जो है नवोदित कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित किया, सबको बड़े बड़े मंचों तक ले गए। और जब नेगी जी के गीत सुन के लोग रोते थे तो हंसाने का जिम्मा जो है घन्ना भाई का था। प्रीतम भाई के जब कोई खुदेड़ गीत लगते थे तो उसके बाद हंसाने का काम घन्ना भाई का था। और घन्ना भाई क्योंकि सरकारी सेवा में भी उन्होंने उत्तराखंड की सेवा की है, उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति के प्रति बहुत समर्पण उनके अंदर था। और असमय उनका जाना ये उत्तराखंड के लिए ही नहीं, देश और विदेश में उनके करोड़ों जो प्रशंसक हैं उनके लिए भी बड़े दुख का विषय रहा है। ये बड़ी संवेदनाएं लोग अब प्रेषित कर रहे हैं, और ईश्वर से हम ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे, और जो विरासत वो छोड़ गए हैं उसे हम सजोएं, उस पर हम काम करें, उनका अनुसरण करें, अपनी बोली, भाषा और संस्कृति का संरक्षण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के हर्षल मुखवा क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं। पीएम के दौरे को लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए।
वहीं विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि पीएम को उत्तराखंड से कोई विशेष लगाव नहीं है। बजट में भी उत्तराखंड को कुछ विशेष नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, जब बार बार ये बातें होती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है, तो ये मुझे समझ नहीं आता। जब भी कोई चुनाव सामने आते हैं ये लगाव तभी क्यों बढ़ जाता है। बिल्कुल देखिए, मुब्बा हो, हर्षिल हो, वो हमारे पर्यटन स्थल है और वहाँ पे कई जो है पर्यटक आते हैं। अब मोदी जी को अगर इतना ज़्यादा उत्तराखंड से लगाव है तो अभी जो है बजट पेश किया है केंद्र की सरकार ने, और हर बार जो है प्रदेश की सरकार डबल इंजन की बात करती है, लेकिन हर बार जो है उत्तराखंड के हाथ खाली रह जाते हैं। ग्रीन बोनस के नाम पे पिछले 10 सालों से आप प्रदेश की जनता को जो है गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बोनस उत्तराखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जो पर्यावरणविद हैं उनको अच्छे से पता हो, और हमको और आपको भी पता है कि ग्रीन बोनस इस प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ना आपने उत्तराखंड के बेरोजगारों का जिक्र जो है अपने बजट में किया, ना महिलाओं की बात की। और नरेंद्र मोदी जी बार बार आते हैं उत्तराखंड, स्वागत है, अतिथि देवो भव की हम बात करते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ आकर उन्होंने बहन अंकिता भंडारी का जिक्र तक नहीं किया। जिस तरीके से इस प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं कभी उसका जिक्र नहीं करते। वो सिर्फ देखिए, ये कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी माहिर है कि चाहे वो शीतकालीन यात्रा हो, ग्रीष्मकालीन यात्रा हो, वो 38वां राष्ट्रीय खेल हो या वो कुंभ हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसको राजनीतिक इवेंट बनाने का कार्य करती है। लेकिन अब जनता मुझे लगता है समझ गई है, और 27 में मोदी जी का ये मैजिक चलने वाला नहीं है। देश के कई राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। वहीं पिछले 2 दिनों से कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि इन मीटरों को लगाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सड़क पर फेंककर विरोध भी जताया। वहीं बवाल को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट मीटर किसी भी तरह से उत्तराखंड के लिए लाभदायक नहीं होगा। ऐसा लगता है कि कंपनी और सरकार की मिलीभगत है। से बड़ा चंदा डोनेशन वसूल कर लिया बीजेपी ने, धामी सरकार ने। ऐसे जगह मीटर स्मार्ट मीटर लगा रहे, क्यों लगा रहे? रीजन बताइए ना। स्मार्ट मीटर दूसरे में क्या फर्क है? आप तो कंपनी के हाथ में धामी सरकार पे की हुई है, इसलिए जैसा वो कह रहे हैं इसलिए कंपनी। और कोई जनहित का मुद्दा थोड़ा ना। जनहित का मुद्दा तो यह है कि बेरोजगारी दूर करो, नौजवानों को काम दो, महंगाई कंट्रोल करो, आप महिलाओं का सम्मान करो, आप किसानों के खेतों पानी दो, उनकी उपज कमल दो, पहाड़ों से पलायन करो। ये है महत्वपूर्ण मुद्दे। कोई नहीं, आपने कोई IT नहीं खोला, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, और जो धरोहर थी हमारे प्रदेश की, देश को सारे भेज दी, सर्वे बन के भेज दिया, हमारा CDA भेज दिया, ऑर्डिनेंस फैक्टर डिपो सारे भेज दिए, और बेचने की तैयारी FRI को, NGC को। दुर्भाग्यपूर्ण, मैं पहले चुनौती दे रहा हूँ, ये दुखद अध्याय है। ये तो लुटेरे हैं, लुटेरे गुजरात के 2 लुटेरे बैठे हैं दिल्ली में, और लूटना का उत्तराखंड से शुरू हो रखा। और यहाँ के मौन है हमारे मौनी बाबा, ये धामी जो बहन है, ये क्या कर दिया धामी? एक काम बता जनहित का कोई करा धामी? अरे कोई तो बताए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगा को, महिलाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ये केवल दिल्ली वालों को खुश करने में लगे, आपने इकट्ठा किया, रखे चले कर दिल्ली, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। खटीमा के ITM डिग्री कॉलेज में फायरबर्ड द्वितीय द टैलेंट हंट शो प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें खटीमा, नानकमत्ता, मझोला, मेलाघाट, बनबसा तथा टनकपुर के विभिन्न स्कूलों के 200 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों द्वारा अब कॉमेडी, कविता, गायन और लघु कथा का रोचक और आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया। ITM में जो ये कार्यक्रम है इसका नाम है फायरबर्ड द्वितीय। जैसा कि ये पहले भी हो चुका है और प्रतिवर्ष होना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी आए हैं, जो छोटे से लेके बड़े तक बच्चे हैं, 8th क्लास से 12th क्लास तक, इन बच्चों को एक ऐसा मंच देना जो इनको कल के दिन अपने जो उनकी जो पराकाष्ठा है, जो इनको ऊंचे स्तर पर इनको पहुँचना है, उसके लिए एक शुरुआत प्रदान करें। और इसमें हमने वो जॉनर रखे हुए हैं जिन पे अमूमन कंपटीशन खटीमा क्षेत्र में कम होते हैं या आसपास में कम होते हैं। जैसे गायकी का एक कंपटीशन है इसमें, सिंगिंग का। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी जो आजकल काफ़ी चर्चित है, इसका भी एक मंच है। साथ में बच्चों को कहानी, खुद की एक कहानी लिख के, लघु कहानी को निर्मित करके सुनाना, और कविता भी बच्चों की खुद की लिखी हुई। तो इससे बच्चों को प्रेरित। देहरादून में DM सविन बंसल ने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। इसके लिए आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त तथा सड़क पर घुमंतु बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
बच्चों को खेल खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। अब बच्चे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने हेतु इंटेंसिव केयर सेंटर में पहुंचने लगे हैं। एक्सरसाइज है, जब तक हमारा बिहेवियरल माइंडसेट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वृहद स्तर पे, जो कि प्रयास है हमारे इंटेंसिव शेल्टर यूनिट का, जहाँ से बच्चों को रिकवर करके जब हम शेल्टर यूनिट में रखते हैं, जहाँ पे हमारे एनजीओज के माध्यम से उनको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एंगेज करना चाह रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग और ये ट्रांसफॉर्मेशन बृहद स्तर पे नहीं आती है, तब तक ये प्रक्रिया हमको गतिमान रखनी है। और इसको हमने शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कभी प्लान किया भी नहीं है, इसको हमने लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के रूप में ही प्लान किया है। उसी के अकॉर्डिंग बजट भी एलोकेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैन पावर और इक्विपमेंट्स भी दिए हैं। तो जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी फोरसी एन इंक्रीज इन दिस इन्वेस्टमेंट। अभी आने वाले समय में तो ये प्रक्रिया चलेगी। बस उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ पाएं और उनको फॉर्मली फिर हम एजुकेशन से लिंक कर पाएं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। गंजाएगा नहीं जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।